हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कमांड एंड डिफेंस एकेडमी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो टोटली डेडिकेटेड है आपके एनडीए और सी डिफेंस के सिलेक्शन को लेकर। प्यारे बच्चों, आज कमांड एंड डिफेंस एकेडमी पर पहली बार आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज शुरू होने वाली है मैथ्स की, जिसमें आप लोगों के लिए सारे के सारे मैथ्स के चैप्टर वन बाय वन लेके आए हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग, आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत अपने पहले चैप्टर से करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स है मेरा, क्योंकि इसमें आप लोगों को ना काफी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। और एक लेक्चर में अगर आप लोगों ने आज का लेक्चर कंप्लीटली इसको अटेंड किया और सारे क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस किए ना, एनडी के एग्जाम में मेरी गारंटी है सीक्वेंस एंड सीरीज से अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन 100% स्कोर करके आओगे। ये मेरा आप लोगों से पक्का प्रॉमिस है। तो बच्चा लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज की शुरुआत हम लोग करेंगे, पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद लास्ट में एनडीए के सारे जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं प्लस टफ लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लेने के बाद आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की दूसरी क्लास की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी अपनी कॉपीज और अपने अपने पेन लेके बैठ जाओ। शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस चैप्टर की सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो देखो बच्चा लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज में ना हमारे पास देखो, पहला ही वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस। पहला ही वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस सीक्वेंस? सीक्वेंस होता क्या है? देखो, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं सीक्वेंस क्या होता है, तो देखो, सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस? देखो, मान के चलो एक क्लास में ना 10 बच्चे हैं। हमारे पास 10 बच्चे हैं, 1 से लेके 10 तक। मैंने बोला आप लोग अपनी अपनी सब अपनी अपनी हाइट्स बताओ, सब अपनी अपनी हाइट्स बताओ, या चलो सब सब अपने अपने वेट्स बताओ कि तुम्हारा वजन कितना कितना है। तो पहले बच्चे ने बोला सर मेरा वजन है 50 kg। दूसरे बच्चे ने बोला सर मेरा वजन है 55 kg। तीसरे बच्चे ने बोला सर मेरा वजन है 52 kg। एंड इस तरीके से हमारे पास चलते 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 लास्ट में 10th बच्चे ने बोला सर मेरा वजन है लेट्स से 72 kgs। तो ये हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है ना कि हम लोग एक डेटा को लिखते हैं, और डेटा को लिखते टाइम हम लोग इनके बीच में क्या लगाते हैं? कॉमास लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमास लगाते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, सीक्वेंस का मतलब बच्चे समझते हैं एपी, नहीं, सीक्वेंस का मतलब सिर्फ डेटा को लिखना होता है, और उनके बीच में क्या लगता है? कॉमा। अब इसी सीक्वेंस को मैं एक पैटर्न में लिखता हूं, एक फॉर्म में लिखता हूं, एक पैटर्न फॉलो करना शुरू करेंगे। सी अगर यही सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो करना शुरू करे, क्या फॉलो करना शुरू करे? पैटर्न। पैटर्न का मतलब, जैसे पहला हमारा बच्चा बोल रहा है, पहले बच्चे की वेट है 50 kg, दूसरे बच्चे का वेट है 55 kg, फिर तीसरे का है 60 kg, फिर उससे अगले का है 65 kg, एंड इस तरीके से हमारे पास बच्चों का वेट आता चला गया। तो देखो, हर एक जो ये हमारा डेटा है ना, अभी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? हर एक नेक्स्ट बच्चे का जो वेट है ना, वो 5 kg से इंक्रीज होता जा रहा है। हर एक नेक्स्ट बच्चे का जो वजन है ना, वो 5 kg से इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? ये बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे जो सॉरी 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 मैंने डायरेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया। ध्यान से देखो, जब इस तरीके से हर एक वेट आराम से 5-5 kg बढ़ता जाता है ना, इसी सीक्वेंस जब पैटर्न में आ जाता है, तो इसी को सबसे पहले बोला जाता है प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन। और ये प्रोग्रेशन में ध्यान से देखो, जो ये एडिशनल वैल्यू है, ये वैल्यू ना 5-5 kg कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अब मान के चलो यहीं पे मैं बोलूं, एक नंबर है 1, अगला नंबर है 2, उससे अगला नंबर है 4, फिर अगला नंबर है 8, और उससे अगला नंबर है 16। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो जो नंबर हो रहा है ना, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या हो रहा है? नेक्स्ट नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। क्या करते हुए जा रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न है ना, एक डेटा हमारा पैटर्न में है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी हमारे लिए क्या होगा? प्रोग्रेशन। क्या होगा? ये प्रोग्रेशन। लेकिन क्योंकि डेटा मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीपी के नाम से। तो आपको एपीजीपी समझ आया, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का फर्क समझ में आया। तो आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे होंगे सर चैप्टर तो सीक्वेंस सीरीज है, आप प्रोग्रेशन कहाँ से ले आए? तो देखो, जो हमारा डेटा होता है उसको अगर मैं पैटर्न में लिखूं ना, और उनके बीच में क्या लगता रहे? अभी भी कॉमा। उनके बीच में क्या लगता रहे? कॉमा। तो ये हमारा बन जाता है प्रोग्रेशन। क्या बन जाता है?
प्रोग्रेशन। और अब इसी प्रोग्रेशन के बीच में प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐड करूं, मैं ये नंबर कैसे लिखता हूं? बच्चों का वजन है 50, फिर अगले का वजन है 55 केजी, फिर उससे अगले का वजन है 60 केजी एंड सो ऑन। इस प्रोग्रेशन के बीच में मैंने प्लस लगा दिया ना, कॉमा की जगह क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया, तो ये प्रोग्रेशन बन जाता है अब सीरीज। ये क्या बन जाता है? सीरीज। क्लियर है? तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में हमेशा क्या लगेगा? कॉमा, और प्लस में क्या लगेगा? सीरीज। प्लस कहाँ लगेगा? सीरीज में। तो देखो ये एक बेसिक डिफरेंस है सीक्वेंस एंड सीरीज में। अगर आप लोगों से अब कोई चैप्टर शुरू करोगे तो चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस पता चला? चलो, सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद ना, अब हम लोग इसमें अपना पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चा लोग, उसका नाम लिखते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक ऐसा चैप्टर है ना जो सारे बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को 10th क्लास की वजह से काफी अच्छे से इसमें बेसिक नॉलेज होती है। तो मैं इस पे ज्यादा आपको बस बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के अलावा हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हों या जिनके कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट हो। तो देखो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, एक नंबर जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। कोई भी एक प्रोग्रेशन है, अब ध्यान से सुनना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोला जाता है? सबसे पहले जो ये पहला टर्म होता है ना 3, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट किया जाता है किससे? ए से। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? हमेशा ए से डिनोट करेंगे। इसको डिनोट किया जाएगा बच्चा लोग ए से, ठीक है? इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए से। ये 13 है, माय बैड, ये 13 लिखा हुआ है। इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए से। अब देखो ए के बाद ना अगला नंबर आता है इन दोनों नंबर का डिफरेंस। किन दोनों नंबर्स का? इन दोनों नंबर्स का लो, या फिर आप इन दोनों नंबर्स का लो, या फिर आप इन दोनों नंबर्स का लो। तो देखो ये क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म को हम ए1 लिखते हैं, ए लिखते हैं। फिर सेकंड टर्म हमारे लिए क्या हो जाता है? सेकंड टर्म हो जाएगा बच्चा लोग आपके लिए ए2, थर्ड टर्म हो जाएगा ए3, ए4 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्म क्या बोला जाता है? ए। अच्छा, अब देखो जरा, अगर मैं बोलूं a2 और a1 को सब्ट्रैक्ट करो, a2 और a को सब्ट्रैक्ट करो, तो इससे क्या निकलता है? 8 और -3। आंसर क्या आया? 4। अच्छा सर, a3 और a2 को सब्ट्रैक्ट करना जरा, 13 और 8, यहां से भी क्या आया हमारे लिए? 5। और अगर मैं a4 और a3 को सब्ट्रैक्ट करूं, 23 -18, यहां से भी क्या आया? 5। तो जो ये 5 आ रहा है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। और इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। और एपी में ना ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये थ्रू आउट क्या रहेगा? हमेशा आप लोगों के लिए सेम रहेगा। ये कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा आप लोगों के लिए? सेम रहेगा। ये अंडरस्टूड करने वाली बात है। अच्छा बच्चा लोग, मुझे एक बात बताओ, जैसे ये मैंने सीरीज लिखी हुई है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप लोग देंगे जरा मुझे, अपना थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ पे देंगे। जैसे मान के चलो बच्चा लो, ये पहला नंबर है 3, ठीक है ना? ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5। ये तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 5। चौथा नंबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 इंटू 5। चौथा नंबर क्या हो जाएगा हमारे लिए? 3 प्लस 4 इंटू 5। हाँ या ना? देखो, तो जो इतना भी ये नंबर्स हमने लिखे हैं ना, ये सारे नंबर्स लिखे हैं, ध्यान से देखना। क्या ये नंबर ए है? अगला नंबर a प्लस डी है, उससे अगला नंबर a प्लस 2d है, उससे अगला नंबर हमारे लिए ध्यान से देखो a प्लस 3d है, और उससे अगला नंबर हमारे पास a प्लस 4d है। तो जब मैथमेटिशियंस ने इस ऑब्जर्वेशन को देखा ना, तो उन्होंने बोला कि अच्छा मान के चलो, मुझे इस एपी में अगर ए और डी पता है, मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, और मैंने बोला इस एपी का 100th टर्म, 500th टर्म या 700th टर्म, कुछ भी टर्म, कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, तो क्या वो जो टर्म है वो a प्लस n-1d के बराबर है क्या? वो टर्म a प्लस n-1d के बराबर है। कैसे? देखो, फर्स्ट टर्म a हो गया, सेकंड टर्म, हम बात किसकी कर रहे हैं? सेकंड टर्म। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई कितना किया है? 1। हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड टर्म की, लेकिन मल्टीप्लाई कितने की हुई है? 2 की। हम बात कर रहे हैं फोर्थ टर्म की, मल्टीप्लाई कितने की हुई है? 3 की। हम बात कर रहे हैं फिफ्थ टर्म की, a5 की, लेकिन मल्टीप्लाई कितने की हुई है? 4 की हुई है।
तो जो भी हम टर्म की बात कर रहे हैं उससे हमेशा कितना लेना है, एक कम लेना है, उससे हमेशा क्या लेना है, एक कम लेना है। किस चीज के लिए, टर्म निकालने के लिए, टीएन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, टीएन निकालने के लिए। बात समझ में आई। और जो ये टीएन का फॉर्मूला होता है ना बच्चा लोग, यही फॉर्मूला हम लोग लास्ट टर्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यही फॉर्मूला हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लास्ट टर्म निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग लास्ट टर्म निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, अगर एपी में, किसी भी एपी में मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो मुझे सब पता है, मैं उस एपी में सब कुछ कर सकता हूं। अब क्लियर है ना। तो इस पे ध्यान देना है कि हमें बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अच्छे से पता चल जाए पहले। ठीक है, चलो आज अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, एपी में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। देखो, कभी भी क्वेश्चन में आए ना कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, कुछ भी प्रूफ करने को आए, कभी भी अगर एपी बोला गया ना आप लोगों को, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो एपी में शो करने के लिए ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करोगे। किस चीज का इस्तेमाल करोगे, ध्यान से देखो। कोई भी कोई चीज को मुझे एपी में शो करना होगा तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमारा ना दो टर्म का जो डिफरेंस होता है ना, यानी कि जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है, a2 माइनस a1, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, अभी पीछे पढ़ाया था। और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का भी डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर कभी भी आपको एपी प्रूफ करना हो, कभी भी एपी आपको प्रूफ करना हो, तो मान के चलो मुझे प्रूफ करना ये चीजें एपी में है, तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, लॉग ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल्स टू लॉग ए की पावर 4 अपॉन बी क्यूब माइनस लॉग ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या आना चाहिए आप लोगों के लिए, इक्वल आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए आप लोगों के लिए, इक्वल आना चाहिए। और जैसे ही हम लोग यहां तक पहुंचे, हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है हमारे लिए, लॉग ए अपॉन बी। क्या होता है आपके लिए, ए अपॉन बी। तो जैसे ही यहां मैंने दोनों लॉग में देखे, मेरे लिए आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आप लोग लिखोगे सर, यहां से हो जाएगा आपके लिए लॉग ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी। और यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर 4 अपॉन बी क्यूब, ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो बच्चा लोग, एक बी से ये कैंसिल, ये 2 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 4 वाला कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। यहां से क्या बचा, लॉग ए अपॉन बी। और यहां से भी मेरे लिए क्या बचा, लॉग ए अपॉन बी। क्या एलएचएस और आरएचएस यहां से इक्वल आ गए। जैसे ही मेरे लिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल आए, दोनों पार्ट दोनों साइड इक्वल आए, ये क्या हो गया मेरे लिए, एक एपी हो गया। मेरे लिए क्या हो गया, एपी हो गया। अब देखो यहां से ना, पता है मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। आप लोगों को हर एक पॉइंट से ना एक पॉइंट को कनेक्ट करना है। मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग ना, कभी हमें एपी प्रूफ करना होगा, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एपी है या नहीं। एग्जाम में बोलेगा, लेट्स अभी के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बी सी एपी में है, तो a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए एपी में होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कभी भी एपी में शो करने के लिए। अब ध्यान से देखो, अभी तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। लेकिन 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 मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। क्या अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं बच्चा लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को इक्वल करूं, तो ध्यान से देखो, ये a2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2a2, और ये a1 इधर जाके क्या हो जाएगा, a1 प्लस a3। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कभी भी तीन टर्म्स, कभी भी तीन टर्म्स a b c आर इन एपी, कभी भी तीन टर्म्स अगर एपी में है, तो बीच वाले का डबल हमेशा फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। बीच वाले का डबल क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है, एपी की सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पहला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको नहीं, अब इसको लेते हैं, आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
एक सीक्वेंस दिया हुआ है बच्चा लोग मेरे सामने, एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस क्या दिया हुआ है? 72 कॉमा 70 कॉमा 68 कॉमा 66। बोला गया है विच टर्म इज 40। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 40 होगा? हमें तो टीएन का फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। टीएन, अब देखो मैंने वहां पे एक बात बोली थी, जो आपका टीएन होगा ना, वही फॉर्मूला किसके लिए इस्तेमाल होता है? लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए। तो मुझे पता करना है विच टर्म इज 40, तो हम लोग इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या मान लेंगे? 40 की। ये सीरीज 40 पे खत्म होता है। ये सीरीज कहां पे खत्म होता है? 40 पे। तो लास्ट टर्म लोगे 40। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे लिए? 72, जो पहला टर्म है, प्लस n माइनस वन। सर n तो पता नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो क्या होगा? -2। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं जल्दी जल्दी में। आपको हमेशा t2 माइनस टी से d मिलेगा। किससे मिलेगा? t2 माइनस टी। आप बाद वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे, -2 आएगा डिफरेंस। यहाँ पे d क्या आएगा? -2। देखो 70 को इधर लाके माइनस करोगे, -32 डिवाइडेड बाय -2, n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल 16, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 17th टर्म इस सीरीज का क्या होगा? इस सीरीज का 17th टर्म क्या होगा मेरे लिए? इस सीरीज का 17th टर्म क्या होगा मेरे लिए? 40 होगा। इस सीरीज का 17th टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए? 40। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन भी हम लोगों का सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत आसान क्वेश्चन से ही हर बार शुरू किया जाता है। अभी आगे चल के क्वेश्चन का लेवल करेंगे, अभी हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे अब सिमिलरली एक क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, सॉरी सिलेक्ट, माय बैड, आ जाओ। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? तो एक बात बताओ यार, टर्म्स, सर अभी लास्ट क्वेश्चन में वही तो निकाला था, नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ या ना? तो सेम काम यहाँ पे भी रिपीट करना है, सेम काम यहाँ पे भी रिपीट करना है। लास्ट टर्म क्या एज्यूम करोगे? 111 प्लस 111 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 प्लस n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस देखो इस बार एपी क्या हो रही है? एपी बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 माइनस करोगे 108, इस 3 से डिवाइड करोगे आप लोग, आ जाएगा 36। किसकी वैल्यू है? n माइनस वन की वैल्यू, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37। n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लिए? 37। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए? 37। तो समझ आया ऐसे कंसेप्ट को कैसे हैंडल करना है? अब देखो ये क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा था। बताओ, which term of the sequence is purely imaginary and purely real? प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बताना था। देखो अगर मुझे पता है कि सीरीज किसमें है? एपी में, तो एपी में कैसा भी क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है, मुझे ए मिले, मुझे डी मिले। ए और डी मिलते ही बस, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं है। देखो अब सीरीज है मेरे पास 8 माइनस 6 आई, 7 माइनस 4 आई, 6 माइनस 2 आई। तो सर ए तो पता है मुझे, 8 माइनस 6 आई। अच्छा वेरी गुड। तो डी के लिए क्या करेंगे? सर 7 माइनस 4 आई में से ना आप माइनस कर दो 8 माइनस 6 आई को। तो 7 में से 8 गया, कितना बचा? -1। -4 प्लस 6 कितना आ गया? +2 आई। कितना आ गया? +2 आई। तो ये आ गया मेरा डी। ये क्या आ गया मेरे लिए? डी। हमसे पूछा गया विच टर्म इज प्योरली रियल, कौन सा नंबर ऑफ टर्म प्योरली रियल होगा? अच्छा सर टीएन पूछा है ना चलो, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन डी, एज इट इज चलाना है अपने को। फर्स्ट टर्म हो गया 8 माइनस 6 आई प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस 4 आई। क्लियर है? क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। ए और डी, कभी भी एपी का क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ ए और डी पे फोकस करना है। 8 माइनस 6 आई प्लस, देखो एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -n प्लस 4n आई, माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 आई। देखो 8 प्लस 1 9 माइनस n, और यहां से अब क्या बचा मेरे लिए? प्लस। ध्यान से देखो जरा, 4n माइनस 4, और यहां से आ जाएगा मेरे लिए माइनस के
6 और ये बाहर क्या चला जाएगा i। अब देखो -6 -4, ये सीधा सीधा मैं -10 यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे -10। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है -10। ठीक है चलो सॉरी 8 -6i लिख लिया मैंने, और माइनस देखो 1 + 2i था, मैंने 4 लिख दिया। मुझे वही तो लग रहा था मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। तो 1 + 2i था बच्चा लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 -2 -8i। क्लियर है? अब ये हो गया। अब देखो विच टर्म इज प्योरली रियल। देखो प्योरली रियल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो ना वो क्या हो जाए, जीरो। एम इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, जीरो। तो प्योरली रियल का मतलब जो ये इमेजिनरी वाला पार्ट होगा ना, मेरे लिए क्या चाहिए, जीरो। यानी कि 4n - 8 किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। और यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यहां से हमारे पास सॉरी यहां से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्लियर है ना? चलो प्योरली रियल। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज प्योरली रियल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, यार प्योरली रियल ये तो हो नहीं रहा, सेकंड टर्म तो हो नहीं रहा। मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? अरे यार 2ni 2n, n की वैल्यू 4। n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, 4। माय बैड, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्योरली प्योरली रियल। अच्छा, अब मुझे चाहिए प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है हमारे लिए, ध्यान से देखो। प्योरली इमेजिनरी का मतलब नंबर 0 + ai, इस फॉर्म में हो जहां सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट हो, रियल वाला पार्ट क्या हो जाए, 0। यानी 9 - n क्या हो जाए मेरे लिए, 0। और यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लिए, 9। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का क्वेश्चन इस तरीके से होगा। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है ना? मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ आप लोगों के लिए समझने वाला यहाँ पे एक है, कभी भी एपी का क्वेश्चन आए ऑलवेज फोकस ऑन ए एंड डी। ए एंड डी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आगे आ जाओ, देखिए ये बेहतरीन सवाल। चलो देखो, pth qth and rth term of an AP are A, B and C, then show that this part is 0, then show that this part is 0। ठीक है, चलो pth टर्म qth टर्म और ये दिया हुआ है हमारे पास। तो एक बात बताओ बच्चा लो, pth टर्म qth टर्म और rth टर्म ये तीन टर्म्स AP में है, हाँ या ना? तो ऐसा क्वेश्चन देखिए ना बच्चे, इसमें क्या करते हैं, a + n - 1d ये सब चीजें लगाना शुरू करते हैं। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं हमारे लिए। ध्यान से देखो, pth टर्म क्या है सर, pth टर्म आपका a है। qth टर्म क्या है मेरे लिए सर, qth टर्म आपके लिए दे रखा है b। और rth टर्म क्या दे रखा है मेरे लिए, c। rth टर्म क्या दे रखा है, c। ठीक है, और मुझे ये पार्ट प्रूफ करना है कि ये पार्ट 0 के बराबर होगा। ये वाला पार्ट मेरे लिए 0 के बराबर होगा। ये पार्ट मुझे प्रूफ करना है 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस पार्ट को 0 के बराबर कैसे प्रूफ करूं? देखो यार, ज्यादा टफ नहीं करते क्वेश्चन को। देखो pth टर्म का मतलब अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक अप्रोच से जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे a + p - 1d। क्लियर है? qth टर्म का मतलब हो जाएगा a + q - 1d। और rth टर्म का मतलब हो जाएगा a + r - 1d। क्लियर है? a + r - 1d। क्लियर है? आ जाओ, अगर मैं यहाँ से अब सॉल्व सॉरी a की जगह भी मैं थोड़ी देर के लिए फर्स्ट टर्म को यहाँ पे x मान लेता हूँ, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले p - q, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूंगा तो ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा बच्चा लो, समझना थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को इधर थोड़ा सा सेट करते हैं, ऐसे आ जाओ।
हाँ देखो, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स, ओहो, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को बच्चे माइनस करता हूँ, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को थोड़ी देर के लिए बस माइनस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों पार्ट्स को मैं माइनस करूंगा तो मेरे लिए x से x कैंसिल, हाँ या ना? देखो यहाँ से हो जाएगा पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू a माइनस बी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a माइनस डी। क्लियर है? आ जाओ, अभी इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। चलो देखो, यहां से क्या हो जाएगा? d कॉमन, p माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो गई? a माइनस बी, और d की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए? a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। क्लियर है? ये d आ गया, और अब मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म x निकालूंगा। तो देखो इस तरीके से ये अप्रोच कर सकते हो आप लोग, ये अप्रोच हम लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलो d की वैल्यू रखेंगे अब हम लोग यहाँ पे, d की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा हमारे लिए? x प्लस आर माइनस वन, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू सी। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे लिए, क्या हो जाएगा? c माइनस आर माइनस वन अपॉन a माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। क्लियर है? फर्स्ट टर्म आ गया मेरे लिए क्या आ गया? फर्स्ट टर्म, और मुझे जीरो के बराबर प्रूफ करना है, मुझे क्या करना है? जीरो के बराबर। तो ध्यान से देखो, अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी शुरू करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज पुट करनी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आ जाओ, रखते हैं। एक काम करते हैं, रुको, चलो रखना शुरू करते हैं। देखो a की वैल्यू क्या थी मेरे लिए? a था pth टर्म, a प्लस p माइनस वन डी, ठीक है, और इनटू q माइनस आर, प्लस b की वैल्यू क्या थी मेरे लिए? a प्लस q माइनस वन डी इंटू आर माइनस पी, प्लस c की वैल्यू क्या थी? a प्लस आर माइनस वन डी इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। ठीक है, आ जाओ, अब यहां से जरा सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, यहां से जरा सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करना शुरू करोगे ना, देखो ये क्वेश्चन कितना लेंदी जाने वाला है। ए क्यू प्लस पी माइनस वन डी क्यू, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी डी क्यू, ठीक है, आगे माइनस डी क्यू, फिर आर के साथ मल्टीप्लाई होगी मेरे लिए, माइनस ए आर प्लस माइनस पी डी आर और प्लस डी आर प्लस डी आर। ठीक है, आगे चलो, नीचे आओगे आप लोग, क्या होगा हमारे साथ? ए आर प्लस क्यू डी आर माइनस डी आर। अब देखो माइनस डी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस तरीके से हर एक टर्म कैंसिल आउट होने शुरू होने वाले हैं। प्लस यहां से जाएंगे हम लोग माइनस ए पी माइनस क्यू डी पी और प्लस डी पी प्लस डी पी। आगे आ जाओ, ए पी प्लस डी आर क्यू, आगे डी आर क्यू और माइनस क्यू डी क्यू, माइनस क्या हो जाएगा? डी क्यू। आगे चलो, क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए क्यू, फिर माइनस क्यू डी आर और लास्ट में प्लस क्यू डी प्लस क्यू डी। अब देखो जब ये टर्म्स हो गए ना, तो ध्यान से देखो, प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस ए आर प्लस ए आर, ठीक है, पी डी क्यू माइनस का पी डी क्यू प्लस का माइनस का डी क्यू और हमारे लिए प्लस का क्यू डी, माइनस का पी डी आर कहाँ गया? पी डी आर कहीं तो होना चाहिए था, डी आर क्यू, एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस का पी डी आर, चलो माइनस का क्यू डी आर प्लस का क्यू डी आर प्लस डी आर माइनस डी आर, ठीक है, माइनस ए पी प्लस ए पी, ठीक है, ओ डी आर पी लिखना था ना मुझे यहाँ पे, डी आर पी होगा यहाँ पे, प्लस डी आर पी माइनस डी आर पी, ठीक है, माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू वहां कैंसिल हो जाएगा,
और dp कहाँ से के लिए रह गया मेरा, एक dp भी प्लस dp ap drp और माइनस डीपी यहाँ लिखना था, माइनस डीपी, माय बैड, सॉरी सॉरी, माइनस डीपी प्लस डीपी, ये सब कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, जीरो। ये सब कैंसिल होके क्या बचेगा, जीरो। ठीक है ना, ये सब कैंसिल होके क्या आ गया मेरे लिए, जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक तो मैथमेटिकली सिंपल वे में हम लोग कर सकते थे, बट आप लोग देख सकते हो कितने सारी टर्म्स आ गई थी मेरे पास, जहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करने वाला था, जहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करने वाला था। तो एक बात बताओ जरा, हाँ, एक सिंपल सी बात, कि जब हमारे पास pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म AP में है, तो pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म, ये तीन टर्म AP में है ना, समझना। तो मेरा pth टर्म को ना मैं थोड़ी देर के लिए फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा a, qth टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए a प्लस d, कुछ तो डिफरेंस होगा ना अगर ये तीन चीजें हमारे पास AP में हैं, और rth टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए a प्लस 2d, rth टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए a प्लस 2d। और अभी के लिए अगर मैं बोलूं तो a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए यहाँ पे b, और a प्लस 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए c। क्लियर है ना, a प्लस 2d की वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगी c। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ से मुझे a मिल चुका है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं d निकाल लूंगा, a और d मिलते ही मेरे पास pth qth rth टर्म आ जाएंगे, और वहां पे q माइनस r माइनस p और p माइनस q की वैल्यू जैसे ही आप लोग रखोगे आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो हम लोग एक नया अप्रोच ये भी ट्राई कर सकते थे कि हमारे पास अगर तीन टर्म लगातार AP में है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स में रह जाएगा, A और D में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करना इस तरीके से। आ जाओ, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, if mth term of an AP is 1 by n, nth term is 1 by m, so that its mth term is 1। एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में ना इस तरीके से आया था, फाइंड इट्स mth टर्म, फाइंड इट्स mth टर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आया था कि हमें mth टर्म बताना था। ठीक है, हमें mth टर्म बताना था। तो एक बात बताओ यार, mth टर्म दिया हुआ है कितना, 1 अपॉन n, तो mth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1d, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन n। क्लियर है, हमारे पास nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपॉन m, ये क्या दे रखी है वैल्यू, 1 अपॉन m। क्लियर है, और हमसे पूछा है mth टर्म बता दो। तो एक बात बताओ, mth टर्म देखते ही बस मुझे इतना पता है कि सर अपने को ना ये निकालना है, मुझे इतना कंफर्म है कि मुझे ये निकालना है mth टर्म। तो अगर mth टर्म निकालना है तो बस मुझे क्या चाहिए, a और d। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ a और d। जैसे ही a और d मिला क्वेश्चन डन है मेरा, हाँ या ना। देखो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा साइड लिखते हैं। देखो a प्लस m माइनस 1 d, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन n, और a प्लस n माइनस 1 d, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन m। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, अरे सॉरी, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप लोग, माइनस, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस करोगे ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। आ जाओ, अब जैसे ही आप लोगों ने माइनस किया, देखो बच्चा लोग d कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, d, बचेगा क्या, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए m माइनस n अपॉन mn। अब देखो ध्यान से, यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कट गया और यहाँ क्या बचा, m माइनस n, तो ये पूरा m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, और d की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए, 1 अपॉन mn। d की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन mn। ओके, अब यहाँ पे आओ, हमारे पास a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, mn, इक्वल टू 1 अपॉन n है, इक्वल टू 1 अपॉन n है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करूँ तो n चारों तरफ कैंसिल हो जाएगा, n चारों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर है ना, और LCM लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा mn, यहाँ क्या पहुंच जाएगा mna, प्लस यहाँ से हो जाएगा m माइनस 1, और ये m की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, m से m कैंसिल, और यहाँ से a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो, सॉल्व करके देखो, a की वैल्यू आप लोगों के लिए
चलो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे सॉल्व करके, यहाँ पे सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू भी मिल जाएगी 1/mn। a की वैल्यू क्या मिल गई 1/mn। और हमसे बोला गया फाइंड द mth टर्म, तो mth टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस mn माइनस 1d। देखो a कितना है 1/mn, mn माइनस 1, सॉरी mn माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 1/mn। d की वैल्यू भी क्या है मेरे लिए 1/mn। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे 1/mn कॉमन लोगे ना बच्चा लोग, तो देखो यहाँ पे क्या बचा मेरे लिए 1/mn कॉमन लेते हैं 1 प्लस mn माइनस 1। देखो 1 1 कैंसिल, ये अंदर का mn और बाहर का mn कैंसिल, आंसर क्या बचा 1। आंसर क्या बचा 1। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना इतने आराम से इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग एक कंसेप्ट समझ सको। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई भी क्वेश्चन मिले, एपी जीपी, हमेशा क्या ध्यान देना है, अगर एपी है तो ए और डी चाहिए मुझे, मैं कैसा भी क्वेश्चन हो मैं कर लूंगा। और अगर मेरे पास जीपी है तो मुझे ए और आर चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। अगर ये दो चीजें मुझे मिल गई, मेरे को क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो मेरे लिए आसान है वो। तो कोशिश करनी है हमेशा ए और डी के लिए या फिर ए और आर के लिए अपने लिए अटेम्प्ट करना है हमेशा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आ जाओ देखो, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन दिस टू एपीज। मुझे इन दोनों एपीज में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। आ जाओ, जैसे मेरे को नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है, मैंने देखा पहली एपी है मेरे लिए, एक सेकेंड बस चलो, मेरे लिए पहली एपी है 3 7 11 15 19 एंड अप टू ये गया है 407 तक। दूसरी एपी है 2 9 16 23, अच्छा एक टर्म इसमें और लिख लेते हैं 23 एंड 30 एंड सो ऑन, ये गया है 709 तक। हमसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन, दोनों में कॉमन टर्म। अच्छा देखो दोनों में जब कॉमन टर्म, पहला कॉमन टर्म देखोगे ना आप लोगों को क्या मिलेगा दोनों में कॉमन टर्म, फर्स्ट टर्म मिल गया 23, फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 23, क्लियर है ना। अच्छा देखो इस एपी का ना कॉमन रेशो कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो हमेशा इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, 7 4 जा क्या होगा 21। तो अगला जो टर्म इसमें आप लोग कॉमन टर्म निकालोगे ना, तो अगला कॉमन टर्म मिलने वाला है 51, उसके अगला कॉमन टर्म अगर आप लोग निकालोगे तो क्वेश्चन में आने वाला है 79 एंड सो ऑन, क्लियर है ना। तो सीरीज इस तरीके से चलने वाली है। तो एक बात बताओ मुझे, मुझे इसमें कॉमन टर्म्स बताने थे। पहला टर्म मिल गया 23, कॉमन डिफरेंस मिल गया 28, और जब कॉमन टर्म्स निकालने हैं तो हम लोग सिर्फ 407 तक ही तो देखेंगे, क्योंकि 407 के बाद तो कॉमन टर्म मिलना इम्पॉसिबल है। तो मेरे लिए लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें 407, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए 407। अब जैसे ए डी और एल मिला मेरा क्वेश्चन डन है, जैसे ही मुझे एल डी और ए मिला मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आराम से डन हो जाएगा, मुझे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है, हाँ या ना बोलो, मुझे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है, ठीक है ना। सॉल्व कर दो इसे फटाफट, एल की वैल्यू हो जाएगी 407 23 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। इधर 28 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे लिए सॉरी 21 379, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 23 था, माय बैड 23 था ना बच्चा, तो यहाँ से आ जाएगा 23 माइनस करोगे तो 7 16 384 अपॉन में 28 n माइनस 1। तो ध्यान से देखो 28 से डिवाइड करोगे 28 1 जा 28 104, और 104 28 4 जा नहीं 3 जा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो पॉइंट में तो कभी सीरीज जाएगा ही नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट में जाते ही नहीं है। तो n इधर आके क्या हो जाएगा 14, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे हमारे लिए 13 पॉइंट समथिंग का मतलब 13, और n क्या हो जाएगा मेरे लिए 14। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ, मैं देखो मैं बार बार एपी में एक ही चीज रिपीट करूंगा, सिर्फ ए और डी पे फोकस करो। किस पे, सिर्फ ए और डी पे फोकस करो, सिर्फ ए और डी पे फोकस करो। देखो हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस एपी, हमें इस एपी में टर्म्स बताने हैं। फिर से लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशो निकाल लोगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क। अब देखो ये क्वेश्चन है, सिक्स्थ टर्म
एंड 17th टर्म दिया हुआ है और हमें 40th टर्म निकालना है। तो देखो हमें ना सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या पता है सर, सिक्स्थ टर्म मतलब a प्लस 5d। a प्लस 5d कितना दे रखा है 19। और 17th टर्म का मतलब a प्लस 16d, ये कितना दे रखा है 41। और हमें 30th टर्म यानी a प्लस 39d निकालना है। यानी a और d निकलते ही क्वेश्चन खत्म। a और d निकलते ही क्वेश्चन खत्म। क्या करेंगे, माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे a कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा माइनस के 11d और यहां से माइनस करके 22। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 2। d की वैल्यू यहां रखोगे, a आ गया 9। a क्या आ गया 9। जैसे ही a और d मिला क्वेश्चन खत्म। a और d को वहां रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक अब आप लोग कर लोगे। ठीक है ना। चलो अब देखो, ये ना छोटे छोटे से ना, बस देखो एग्जाम में ना इसी तरीके से क्वेश्चन का लेवल हल्का हल्का करके आपके लिए अप करता रहेगा। देखो अभी तक के लिए ना मैं आपका सिर्फ बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, अब क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम द फर्स्ट टर्म, 3 टाइम द फर्स्ट एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। देखो फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि a प्लस 3d किसके बराबर दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, यानी 3a के बराबर। तो यानी कि यहां से आप लोग सॉल्व करोगे, 3d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। 3d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। सेवंथ टर्म a प्लस 6d, सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, सॉरी एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म। देखो सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म, तो ध्यान से देखो ट्वाइस किसके थर्ड टर्म के। थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d बाय 1, बाय 1। और जैसे ही मैंने इक्वेशन लिख दी मेरा क्वेश्चन डन है। अब देखो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4d प्लस 1, हाँ या ना। a को इधर ले आओ, d को उधर ले जाओ, 2d इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, 2d इक्वल टू a प्लस 1। अब ध्यान से देखो जरा, 2a की वैल्यू है 3d, 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 3d, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 बाय 2d प्लस 1 2d। माइनस करोगे उधर जाके कितना हो जाएगा 2, 1.5, 0.5 यानी d बाई 2 की वैल्यू 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। d की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और हमसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही हमसे पूछा था। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनडीए एग्जाम के एनडीए एग्जाम में भी आपको एक क्वेश्चन मिला था। अभी हम एनडीए के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन ये था, divide 32 into 4 parts, divide 32 into 4 parts which are AP such that product of extremes to product of means is 7:15। देखो 32 को कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है मुझे, 4 पार्ट्स में। तो 32 को अगर 4 पार्ट्स में ब्रेक करने जाओगे तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 पार्ट्स में ब्रेक हो गए, हाँ या ना। बोला गया सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रेशो ये दे रखा है। तो एक बात बताओ जरा, ये चार टर्म्स अगर एपी में हैं तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 32। तो देखो ये 3d ये 3d ये d कैंसिल, यानी कि 4a की वैल्यू है 32, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 8। फर्स्ट टर्म क्या आ गया 8, हाँ या ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जब मैं एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 7/15, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 7/15। जैसे ही आपको 7/15 मिला बच्चा लोग, ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू कितनी है 8। देखो 15 ए स्क्वायर माइनस 135 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। देखो इधर जाएगा बचेगा हमारे सामने 8 ए स्क्वायर और यहाँ आके हमारे सामने 128 डी स्क्वायर। ठीक है ना, 8। देखो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू ए की वैल्यू है 8, 64 अपॉन 128,
64 दूनी 2 से काटा 4 और डी की वैल्यू आ गई +-2। डी की वैल्यू क्या आ गई +-2। ए और डी आते ही सीरीज डन, ए और डी आते ही सीरीज डन। क्लियर है, दो डिफरेंट से दो सीरीज मिलेगी, सेम ही सीरीज आएगी, प्लस माइनस है ना, सेम ही सीरीज आएगी। ए और डी आते ही क्वेश्चन खत्म। देखो कैसा भी क्वेश्चन आए, फोकस ऑन ए एंड डी, फोकस ऑन ए एंड डी ओनली। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, थ्री नंबर्स आर इन एपी, थ्री नंबर्स क्या है हमारे पास एपी में, सम ऑफ दीज नंबर्स भी 27, प्रोडक्ट इज 648 एंड दिस। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में ना मुझे चार नंबर्स लेने थे, तो आपको अभी 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि कभी भी मेरे को थ्री टर्म्स अगर एपी में लेने हुए ना, थ्री टर्म्स हमेशा कैसे होते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर मैं बोलूं फोर टर्म्स लेने हैं मेरे को एपी में, तो फोर टर्म्स कैसे होते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। अगर मैं बोलूं मेरे को फाइव टर्म्स चाहिए एपी में, मेरे को कितने टर्म्स चाहिए, फाइव टर्म्स, तो फाइव टर्म्स क्या हो जाते हैं, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। हमेशा सीरीज में हमें एपी में क्वेश्चंस ऐसे लेने होते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ दीज टर्म्स इज 28, तो तीन टर्म्स लेने हैं, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 27, तो यहां से 3a की वैल्यू 27 और a कितना आ गया मेरे लिए 9, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 648। तो ध्यान से देखो जरा, a माइनस डी यानी 9 माइनस डी, a यानी 9 और 9 प्लस डी, इन तीनों की वैल्यू दी हुई है 648, तो 9 से डिवाइड करोगे 72, हाँ या ना, और यहां से कितना हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू 72, 72 को इधर लाओगे 9 डी स्क्वायर और डी की वैल्यू +-3, ए और डी आते ही क्वेश्चन खत्म, हाँ या ना। तो आई होप आप लोगों को अभी इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कभी भी हमें 3, 5 या 7 टर्म्स हमें एपी में लेने, 3, 5 या 4 टर्म्स हमें एपी में लेने हो, तो हमें ये टर्म्स अज्यूम कैसे करने हैं, हमें ये टर्म्स अज्यूम कैसे करने हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब आ गया हमारे पास सम ऑफ एपी। क्या आ गया, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी। देखो, find sum of all natural numbers between 250 and 1000 which is exactly divisible by 3. Sum of all natural numbers between 250 and 1000 which is exactly divisible by 3. ओके देखो, अभी के लिए ना मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज करता हूं और मैं यहाँ पे ना exactly divisible by क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए 7 कर देता हूँ, exactly divisible by क्या कर देता हूँ 7। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, अब इस क्वेश्चन को करने चलेंगे। तो हमेशा ध्यान देना, मेरे को ना एपी में ना सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एपी में जो सम का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला हो जाता है n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। क्लियर है। अच्छा, अगर एपी में ना कभी भी हमारे पास Sn ऑफ इवन नंबर्स, क्या इवन नंबर्स, कभी नंबर्स आपके पास इस तरीके से हो 2 4 6 8, Sn ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले अगर n इवन नंबर्स आ गए तो इसके ना एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे n इंटू n माइनस 1, क्या होता है n इंटू n माइनस 1। ठीक है, आगे सम ऑफ ऑड, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर, अगर फर्स्ट n ऑड नंबर हुए तो उसका सम कितना होता है n स्क्वायर, उसका सम कितना होता है n स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय, सॉरी 2n प्लस 1 बाय 6 एंड सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है ना, डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया
कि सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 250, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा 2 से 250 तक का हमें सम लेना है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास Sn, सॉरी, हमारे पास Sn से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। Sn से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी, इनकी एक फोटो ले लो। चलो, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन है ना हमारे पास, हमें निकालना है 250 से 1000 के बीच में जो डिविजिबल किससे हो, 7 से। तो 7 से ना अगर मैं 250 निकालूं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 40, 7 5 जा 35। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। तो देखो 7 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 2। 7 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 2। तो ना जो पहला नंबर 250 से ऊपर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 252। फिर क्या होगा, 259। फिर क्या होगा हमारे पास, 266। क्लियर। एंड सीरीज आगे चलती जाएगी, और कहां तक जाएगी, देखो 1000 तक चाहिए मुझे। तो 7 से किसको डिवाइड करोगे, 1000 को। 7 3 7 1 7, 30, 7 4 28, 20, 7 3 सॉरी 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा, 6, और माइनस कर दो 994। क्या आ गया, 994। देखो जब हमें ना इसके पीछे का नंबर चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मुझे इससे आगे जाना है तो हमेशा ध्यान रखना, डिवाइजर और रिमाइंडर, किसको, डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को हम ऐड करते हैं, डिफरेंस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं इसमें। अब देखो जरा, हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो यहाँ पे कितना, ये देखो ये 35 आया है ना, यानी हमारा 36th टर्म है ये क्या है हमारा, 36th टर्म। और ये कौन सा है, 142nd टर्म। कितना है हमारा, 142nd टर्म, हाँ या ना, 142वां टर्म। तो बच्चा इसके बीच में कितने टर्म्स होंगे हमारे पास, बताओ इसके बीच में तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों को बस माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे हमारे लिए, बताओ इन दोनों को माइनस कर दो। देखो जैसे मान के चलो, अगर मैंने बोला 5 और 7 और 8, इनका सम, इन तीनों का सम निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 6 7 8, माय बैड। तो इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो ये देखो इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे क्या आएगा, 3, और हमें क्या करना होता है, +1। तो इन दोनों का जैसे ही मैं डिफरेंस लूंगा क्या होगा, 106, हाँ या ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 106, और +1, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, 107। क्या हो जाएंगे, 107/2, ए की वैल्यू 252, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 994। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 994। तो इस सीरीज में बस इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना बस आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, और चैनल के नीचे आपको क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार प्रैक्टिस खुद से भी कर लीजिएगा। देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी एपी में ना पहले 4 टर्म्स, ठीक है, उनका सम दिया हुआ है 56, यानी ए और सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स दिया हुआ है 112। तो एक बात बताओ यार, पहले 4 टर्म का सम दिया हुआ है 56, और लास्ट के 4 टर्म का सम दिया हुआ है 112, और हमारे लिए फर्स्ट टर्म कितना है, 11। तो देखो पहला टर्म 11, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए, 11 प्लस डी, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2d, और चौथा टर्म क्या हो जाएगा मेरे लिए, 11 प्लस 3d। और इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 56। देखो 11 22 33 और 46 माइनस करोगे 12, 3 2 5 1 6, 60, और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, 2। d की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए, 2। देखो सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, देखो ये लास्ट टर्म होगा, ये सेकंड लास्ट होगा, ये थर्ड लास्ट होगा, और ये फोर्थ लास्ट होगा। मान के चलो फोर्थ लास्ट टर्म x है, तो थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा, x+2, दो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, उसके नेक्स्ट वाला x+4, और उसके नेक्स्ट वाला x+6, हाँ या ना। तो अरे
देखो x+2 x+4 कैंसिल, ग्रिड, सिलेक्ट, डिलीट, डिलीट। चलो आ जाओ। इन सब का सम कितना दे रखा है 112। तो देखो 2 4 6 और 6 12, यानी 4x की वैल्यू 100 और x की वैल्यू क्या हो गई 25। x की वैल्यू क्या आ गई 25, यानी कि ये हो गया 25 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 31। हमसे पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स एक बात बताओ यार, 11 13 15 और ये अप टू 31 है, क्या इसमें तुम लोग नंबर ऑफ टर्म्स अब नहीं निकाल पाओगे क्या? आराम से निकल जाएगा। बोलो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स, यस और नो? नंबर ऑफ टर्म्स बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है चलो अब देखो, ये सिंपल है, इसे कर लेना खुद से। सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 70, फाइंड द प्रोग्रेशन। ओके देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। देखो एपी में ना पहले 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 10, यानी कि 7 टर्म का टर्म सम दिया हुआ है 10 और नेक्स्ट 7 टर्म का दिया हुआ है 17, हाँ या ना 17। तो फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो यार, अगर मैं पहले 7 टर्म का सम 10 ले रहा हूं तो 7/2 2a प्लस 7 - 1 6 d, इसकी वैल्यू दे रखी है 7। और अगर यहां से जाऊं मैं तो 2a प्लस 6d, सॉरी सम दे रखा है 10, तो 2a प्लस 6d इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20/7। अभी के लिए इतना लिख रहा हूं मैं, हाँ या ना? सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 17। सम ऑफ नेक्स्ट अगले 7 टर्म का सम कितना है 17। तो एक बात बताओ यार, सम ऑफ 14 टर्म्स, देखो ये 7 और अगले 7 मिला के क्या हमारे पास 27 होने वाला है? क्या हमारे लिए 27 होने वाला है? और सीधा सीधा 14/2, देखो हमारे लिए 14/2 प्लस, सॉरी 14/2 2a प्लस 14 यानी 13d, इसकी वैल्यू क्या हो गई 27। और यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस 13d, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27 दूनी 54, 54/14 और 2 से काटेंगे तो 27/7, क्या हो जाएगा 27/7। देखो 2a प्लस 60 और 2a प्लस 13d दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, आराम से दोनों को सब्ट्रैक्ट करके a और d निकाल लेंगे, a और d निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन डन। देखो यहां तक ना आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा सर ये तो काफी बेसिक हो गया, ठीक है ना? देखो बच्चा लोग यहां तक एपी ऐसे ही चलता है, बेसिक का कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे जो 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें समझने वाली चीजें हैं और काफी फोकस वाली चीजें हैं, और उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आ जाओ। देखो 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 क्वेश्चन है, along a ro, ro, along a road, along a road lie an odd number of stones placed at an interval of 10 meters. These stones have to be assembled around the middle. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the end stones by carrying them in the succession. In carrying all these stones, he covered a distance of 3 kilometers. Find the number of stones. ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला ना कि हमारे पास ना यहां से लेके यहां तक ये सेंटर है, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक कितने स्टोन्स है मान के चलो अभी के लिए n स्टोन्स है, हाँ या ना? और इस सेंटर से आगे इस साइड भी ना मेरे पास कितने स्टोन्स हैं, मेरे पास टोटल n स्टोन्स हैं। तो टोटल हमारे पास बोला था ना ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है, यानी टोटल स्टोन्स कितने हो गए मेरे पास 2n+1। टोटल स्टोन्स कितने हो गए मेरे पास n+n 2n और बीच वाला +1, हाँ या ना? देखो कंसेप्ट समझ आया? तो मैंने बोला ये मेरे पास स्टोन्स हैं, ये सेंटर पे एक स्टोन रखा हुआ है, सेंटर। देखो यहाँ पे एक स्टोन है, फिर अगला स्टोन यहाँ पे है, फिर उससे अगला स्टोन यहाँ है, फिर इस तरीके से है, फिर यहाँ है, फिर इस तरीके से हमारे पास स्टोन्स हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना,
एक पर्सन एक एंड से शुरू करता है, क्या करता है, एक एंड से शुरू करता है, तो पहले ये यहां से इतना डिस्टेंस कवर करेगा, पहला स्टोन रखेगा और फिर चल के यहां तक आएगा, फिर वापस इस स्टोन को लेके जाएगा, फिर चल के यहां तक आएगा, फिर वापस इस स्टोन को लेके जाएगा, फिर चल के यहां तक, और फिर वापस इस स्टोन को लेके यहां तक जाएगा। तो ध्यान से देखना, जब हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन को करते हैं तो और हर एक के बीच में गैप दे रखा है 10-10 का। तो देखो कितने स्टोन्स हैं, 4 स्टोन्स हैं, तो पर्सन को कितने मीटर चलना पड़ा, 40 मीटर। फिर अगले के लिए 30 मीटर आना और 30 मीटर जाना, फिर उससे अगले के लिए 20 मीटर आना, 20 मीटर जाना, और फिर 10 मीटर आना, 10 मीटर जाना। तो देखो फर्स्ट केस में क्या होता है, मेरे पास, हमारे पास अगर मान के चलो यहाँ पे 4 की बजाय n स्टोन्स हैं, कितने स्टोन्स हैं, n स्टोन्स हैं, तो हमारे को सबसे पहले जर्नी के लिए 10n का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितने का, 10n का। फिर देखो 10 n-1 का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे 40, तो फिर उसके बाद 30 की बारी ना। लेकिन ध्यान से देखो इसमें ना पहले जाना है और अब आना है, क्योंकि इसका तो हमें एक एंड से शुरू करना था, तो यहाँ पे जाने आने वाला नहीं, यहाँ पे सिर्फ आने आने का केस था। अब जाने और आने का केस बनेगा ना, तो इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, हाँ या ना। और फिर तीसरे को ध्यान से देखना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 n-2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, 10 10 n-2 को, ठीक है ना। डॉट 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 ऐसे ही कहां तक चलेगा, 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10, 10 आना और 10 जाना। फर्स्ट एक साइड कंप्लीट, एक साइड कंप्लीट। अब पर्सन कहां पे खड़ा है, बीच में। अब पर्सन कहां खड़ा है, बीच में। अब ध्यान से सुनना, अब जो पर्सन यहाँ बीच में खड़ा है, अब इसे लास्ट वाला स्टोन उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जर्नी कवर करके और वापस जाना पड़ेगा। पहले आना और फिर जाना, दोनों काम करना है, पहले आना और जाना दोनों काम करना है। तो अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो उसे कवर करना पड़ेगा 10n का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बट ये डिस्टेंस कितनी बार, 2 बार, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस था। और दूसरी बार फिर से 2 इंटू, इस बार क्या करना पड़ेगा, 10 तो आना है और दस n-1 आना और 10 n-1 जाना, दोनों डिस्टेंस रहेगा इस बार, दोनों डिस्टेंस रहेगा इस बार। फिर 2 इंटू 10 n-2 आना और जाना, और इस तरीके से 2 इंटू 20 और लास्ट में 2 इंटू 10। ये सेकेंड केस बनेगा। ये क्या बनेगा, सेकेंड केस बनेगा। ये क्या बनेगा, सेकेंड केस, क्योंकि इस बार ना आना जाना दोनों करना है हर एक केस में। उसने बोला ये दोनों केस मिला के ना उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 किलोमीटर। ये दोनों केस मिला के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर। देखो ये दोनों केस मिला के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर। देखो 10n प्लस 20n-1 प्लस 20n-2 प्लस डॉट 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 40 प्लस 20, ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस था 20n प्लस 20n-1 प्लस 20n-2 प्लस डॉट 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 40 और प्लस लास्ट में 20, ये सेकंड केस था। अगर इन दोनों केसेस को मैं ऐड करूं बच्चा लोग, इन दोनों केसेस को ऐड करो, ध्यान से देखो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30n प्लस, देखो 20 सब में कॉमन है, और प्लस करोगे तो 20 प्लस 20 40 कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 डॉट 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 2 1, ये बचने वाला है। और ये दोनों केस मिला के कितने के बराबर है, 3000 मीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 3000 मीटर के बराबर है। अब ध्यान से देखो जरा, 30n प्लस 40, देखो ये एक एपी है, ये एक एपी है, और इस एपी को ना मैं ऐसे ना लिख के ना अभी थोड़ी देर के लिए बस इस एपी को मैं स्विच कर रहा हूं ऐसे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एपी को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं n-1 तक, हाँ या ना, क्लियर है, n-1 तक। तो ध्यान से देखो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखो कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स हैं बाय 2, फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म n-1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो 30n प्लस यहां से काटोगे 20 n इंटू n-1 इक्वल टू 6000 इक्वल टू 3000 इक्वल टू कितना है, 3000। देखो 1 0 1 0 1 0,
यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 2n² माइनस 2n प्लस 3n, तो ये बचा हमारे पास प्लस n और माइनस के 300 इक्वल टू 0। और यहां से 600 के फैक्टर्स, तो यहां से सॉल्व करोगे 2n² प्लस 25n माइनस 24n माइनस 300 इक्वल टू 0। और यहां से n की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आएगी, एक 25 आएगी, हाँ 25 आएगी, लेट्स सी, 25 इंटू 24 600 होता है ना, 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, हाँ यहाँ 2n कॉमन, सॉरी यहाँ पे n कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा n कॉमन, और 25n है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 25, और इन दोनों में माइनस के 24 कॉमन, क्या कॉमन, माइनस के 24 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे सामने, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रखी है यार, 2n² माइनस 2n है ना, 22n² माइनस 2n² माइनस 2n, सही तो लग रहा है, 600 के फैक्टर्स 25 और 24 ये तो हो जाएंगे, और प्लस ही रहेगा ना हमारे पास, 2n माइनस 2n और वहां पे है 3n, 3n माइनस 2n प्लस का n ही तो बचेगा, हाँ या ना, तो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 कॉमन लूंगा तो n माइनस 25 बच जाएगा ना, और वहाँ पे 2n प्लस 25 लिखना पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन को पूरा, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं जरा, इस इक्वेशन को, 2n² प्लस 25n माइनस 24n माइनस 600 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस 25, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, 12 कॉमन लो, क्या लो 12 कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 25, 25 इंटू 12 3n होता है, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 12, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 25/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 12, n की वैल्यू क्या रहेगी 12, कितने स्टोन्स थे उसके पास, यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, कितने स्टोन्स थे हमारे पास बताओ कितने स्टोन्स थे, देखो n की वैल्यू 12 आई ना, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, और यहाँ से टोटल हमारे स्टोन्स कितने आ गए 25, टोटल स्टोन्स कितने आ गए 25, टोटल स्टोन्स कितने आ गए हमारे पास 25, तो ये वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम का बहुत ही बेहतरीन सवाल था हमारे पास, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन्युफैक्चरर A manufacturer of radio sets produced 600 units in the third year and 700 units in the seventh year, assuming that the product increased uniformly. अब एक बात बताओ यार, और manufacturer of radio sets 600 units in the third year का मतलब a plus 2d, उसने कितना प्रोड्यूस किया 600, और थर्ड ईयर एंड 700 यूनिट्स इन द सेवंथ ईयर, यानी a प्लस 60, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 700, तो यार a और d तो यहाँ से सब कुछ निकल ही जाएगा, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आसान था, बट ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो हमारे शमशेद अली भाई साहब हैं, buys a scooter for rupees 22,000, he pays 4,000 rupees down payment and agrees to pay the balance in an annual installment of rupees 1000 plus 10% interest on unpaid amount. How much the scooter will cost him? तो एक बात बताओ बच्चा लोग, शमशेद अली ने क्या किया ना, 22,000 का स्कूटर खरीदा और उसमें से उन्होंने 4,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, यानी अब उनको कितना पैसा पे करना है स्कूटर के लिए 18,000। तो उन्होंने बात करी कि भाई and the agrees to pay the balance in an annual installment of rupees 1000 plus 10% interest of the unpaid। तो देखो उन्होंने बोला कि पहले तो मैं 1000 रुपीज दूंगा, प्लस जो अनपेड अमाउंट है ना इसका भी मैं 10% पे करूंगा, इसका भी 10% पे करूंगा, तो यानी कि वो 180, यानी वो कितना पैसा पे करने वाले हैं 1000 प्लस 10% इंटरेस्ट, तो ये कितना पैसा पे करने वाले हैं 1000 प्लस 180, यानी 1180 रुपए वो क्या था 22,000 का स्कूटर था, 4,000 रुपए कैश कैश, एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, तो 180 रुपए। फिर उन्होंने क्या किया, अब देखा 1000 रुपए फिर से उन्होंने पे किए, ठीक है ना, 1000 रुपए उन्होंने फिर से पे किए, अब ध्यान से देखो जरा अगली बार कितना पैसा बचा उनके लिए 18 में से 1000 जा चुका है, अब बचा हमारे पास 17,000, 17, ओह सॉरी सॉरी सॉरी
मैं वही गड़बड़ कर दिया था। बचा हुआ अमाउंट 1800 नहीं 18,000 है, और इसका 10% मुझे पे करना है, तो मुझे 1800 पे करना होगा ना। और अब मुझे कितना पे करना है, 2800 रुपये मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ कितना पे किया, 2800 रुपये। ठीक है, आगे चलो। आगे चलने के बाद मुझे अब 17,000 रुपये बचे, और 17,000 पे मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10% के हिसाब से। 17,000 पे 1700 का पेमेंट, और अब ये कितना हो जाएगा, 2700। और ये सारा का सारा महीना कितने महीने तक चलेगा, देखो 18,000 का कर्ज हटाने के लिए मुझे उन्हें 1,000 रुपए प्लस जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 18 मंथ तक करेगा क्या। हर महीने 1,000 कम करते उसे 18 मंथ्स लग जाएंगे, कितने मंथ लग जाएंगे, 18 मंथ। तो 18 मंथ में उसने कितना पैसा पे किया, ध्यान से देखो। 18/2 n/2, 2a 2 × 5600 प्लस n-1, और d कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो। 700 रुपये कम होता, 100 रुपये कम होता जा रहा है, कितना, 100 रुपये कम होता जा रहा है, 2 से काटोगे 9, ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 5,000 इंटू 2,000, ये हो जाएगा 56, 11,200, और n की वैल्यू 18 माइनस 1 17। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, पहले 28 से 100 पे किया, फिर 2700 पे किया, यहाँ पे 100 रहेगा भाई, प्लस 100 रहेगा, प्लस 100 रहेगा, माय बैड, 100 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं सही तो था, -100 रहेगा ना, -100 रहेगा, क्योंकि पैसा कम हो रहा है ना, -1700, तो -1700। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर हो रहा है क्या। चलो आ जाओ। हाँ, कहाँ थे हम लोग, 1,000 रुपये प्लस 17,000 रुपये उसने 18 महीने में पे किए, तो 9, ओके। चलो, तो 11,200, अब उसके पास 18 - 1 17 बचे, और देखो उसका कितना कम होता जा रहा है, 100 रुपये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में उसका कितना बचेगा, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, ध्यान से देखो बच्चा लोग, समझो। 2700 18 महीनों में उसे लास्ट में कितना सिर्फ पे करना पड़ेगा, 1,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जीरो, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2 18/2, 2 ए कितना है मेरे लिए 2800, ए कितना है मेरे लिए 2800, और लास्ट टर्म कितना है मेरे लिए 100, लास्ट टर्म कितना है मेरे लिए 1000, सॉरी 1000, दो से करोगे 9, और ये कितना हो जाएगा 3800 इंटू 9, तो 0 0 9 अट्ठा 72, कैरी गया 7, 9 या 27 और 7 34, कितना किया 34, ठीक है ना। चलो 2800 और 1,000, हाँ चलो, तो इतना पैसा गया, और इसमें से हमारे पास 4,000 रुपये वो पहले पे कर चुका था, 4,000 रुपये वो पहले पे कर चुका था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 38,200, इसका आंसर कितना आ जाएगा 38,200, 38,200 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,